हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के जितने भी पीसीएस के पीवाईक्यूज हैं उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे 2022 के प्रीलिम्स पेपर की। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम कोई भी पेपर अगर सॉल्व कराते हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स में कवर कराते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में हम 50 क्वेश्चन और तीसरे पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कराते हैं। मतलब 3 पार्ट में आपका वीडियो आपको आएगा, लेकिन जो पीडीएफ रहेगा वो आपका एक ही फाइल में मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की। चलेगा, क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो उससे पहले आपको बता दें, जो मेरे और भी कोर्सेस हैं जिसमें जीएस की क्लासेस हो, सीसेट की हो या एनसीईआरटी हो या पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर्स की हो या मेन साइंस राइटिंग, डाउट क्लियर, पीडीएफ, टेलीग्राम, ये सारे के सारे मेरे जो कोर्स हैं वो इस समय यूट्यूब पर आपके फ्री चल रहे हैं। ठीक है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पीसीएस और यूपीएससी के लिए ये चैनल बनाया गया है। आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है और उसे हमें यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं और उनकी नियुक्ति का वर्ष भी यहाँ पर साइड में दिया गया है। तो हमें यहाँ पर मिलान करना है। जैसे पहला आपका दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति। तो उसमें देखो, आपको पता है, अगर बलवंत राय जो मेहता समिति है उसका जो है 1957 में नियुक्ति की गई। तो 1957 में तो पहला आप देखिएगा बलवंत राय मेहता समिति, तो पहले का पहला किसमें है? तो पहले का पहला इसमें नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। पहले का पहला इसमें है, पहले का दूसरा इसमें, ये भी कट हो जाएगा। और पहले का चौथा इसमें भी नहीं, तो ये भी कट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आपको बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पता है तो यानी कि एक ही समिति से आपकी जो है क्वेश्चन निकल के आ गया है। लेकिन हमको सारी समितियों को ये बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो, जैसे कि अशोक मेहता समिति के बारे में पूछा है, तो अशोक मेहता समिति जो है वो आपकी 1977 में हुई, मतलब उसकी स्थापना। और एल.एम. सिंघवी समिति जो है वो आपकी हुई थी 1986 में। तो सी का तीसरा। और पी.के. ठुंगन समिति है वो आपकी 1988 में। तो यानी कि जो राइट आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पर बी निकल के आएगा। तो ये देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और 1986 में आपकी एल.एम. सिंघवी समिति होती है और आपकी पी.के. ठुंगन समिति जो 1988 में स्थापित होती है। आइएगा, समितियों के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो पंचायती राज की समितियां बताई हैं। देखो, बलवंत राय मेहता समिति है 1957 में, इन्होंने जो है यहाँ पर सिफारिश की थी 3 स्तर की, यानी कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की इन्होंने बात की थी। भाई, अगर अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो इन्होंने 2 स्तरीय की बात की है, द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की बात की, एक तो जिला परिषद, दूसरा मंडल पंचायत। ठीक है, फिर जो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, इन्होंने कहा था कि पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दिया जाना चाहिए और न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। पी.के. ठुंगन समिति की बात करेंगे तो 1988 में इन्होंने महिलाओं और SC/ST के लिए आरक्षण की बात की थी और प्रशासनिक सुधार और विकेंद्रीकरण की बात की। तो पंचायती राज की और जो समितियां हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है DDT यानी कि डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक है। पहला ऑप्शन दे रखा है जैव रासायनिक प्रदूषण यानी कि बायोकेमिकल पैलुटेंट। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका अजैव अपघटनीय प्रदूषक यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका जैव अपघटनीय प्रदूषक और चौथा ऑप्शन दे रखा है गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक। देखो, DDT क्या है आपको देखो बता दें, जो आपका डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है ये आपका अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। देखो, एक होता है आपका जैव अपघटनीय सूचक प्रदूषक और दूसरा होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। तो देखो, जो जैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रकृति में विलय हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अजैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं ये प्रकृति में जो है विलय नहीं होते, नेचर में है विलय नहीं होते हैं, जैसे कि आपका पारा हो गया, शीशा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ पर पूरी बात क्लियर होनी चाहिए कि देखो, जो जैव अपघटनीय हैं और जो अजैव अपघटनीय हैं। ठीक है, जैव अपघटनीय क्या होते हैं? जो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को द्वारा जो है प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, जैसे कृषि अपशिष्ट है, मतलब कृषि के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, कागज़ है, ये कहीं ना कहीं नेचर में जो प्राकृतिक रूप से जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि जो कुछ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे पारा हो गया, शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये कहीं ना कहीं जो है प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होती हैं। तो ये आपके होते हैं अजैव अपघटनीय। ठीक है,
फिर आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो कुछ जनजातियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है कहाँ पाई जाती हैं उन शहरों के नाम दिए गए हैं, राज्यों के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से दो सही सुमेलित हैं, मतलब यहाँ पर दो जो जनजातियाँ हैं, तो दो जनजातियाँ जो हैं आपकी वो आपकी सही हैं, उनके बारे में बताना है। जैसे कि पहली आपकी जनजाति दी है केरिया, उड़ीसा में है। दूसरी आपकी है कुकी, ये उत्तर प्रदेश में। देखो जो केरिया जनजाति है उड़ीसा में, ये सही है, लेकिन जो कुकी जनजाति है उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये आपकी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें ये पाई जाती है कुकी जनजाति, ठीक है। और आपकी है यानदी जनजाति राजस्थान में है, तो ये भी आपकी राजस्थान में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पलियान जो जनजाति है वो आपकी तमिलनाडु में यहाँ पर पाई जाती है, क्लियर, ठीक है। तो इसलिए जो राइट आंसर आएगा पहला और चौथा यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है। तो जो केरिया जनजाति है वो आपकी ओडिशा, बिहार और झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। वही कुकी जनजाति है ये आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, बल्कि जो मेघालय, त्रिपुरा, असम और मणिपुर, मेघालय में पाई जाती है, क्लियर। उसके बाद यानदी की बात करेंगे। यानदी जनजातियां जो हैं आपकी राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती हैं। पलियान जनजाति हैं वो आपकी तमिलनाडु में पाई जाती हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर सही नहीं, स्रोत जो है नहीं है, उसके बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें बायोमास ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। बायोमास ऊर्जा क्या होती है? जो हमें जैसे कि पौधों से प्राप्त हो या जीव जंतुओं से प्राप्त होती है, उसे हम बायोमास कहते हैं। बायोमास के सोर्स जैसे लकड़ी होगी, लकड़ी जो है या कोयला हो गया, ये हमें वृक्ष, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। वहीं जंतुओं से बात करेंगे तो गोबर जो है वो गोबर से जो है गोबर हमें जानवरों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो जैसे लकड़ी है ये हमें पेड़ से प्राप्त होती है, इसलिए ये सोर्स है। परमाणु ऊर्जा हो जो है न्यूक्लियर एनर्जी, ये आपकी जो है ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। गोबर है ये हमें पता है आपको जानवर से प्राप्त होता है, तो इसलिए ये भी बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। कोयला जो है, कोयला भी आपका लकड़ी से प्राप्त होता है, वनस्पतियों से प्राप्त होता है, तो इसलिए जो है आपका कोयला भी बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वो आपका परमाणु ऊर्जा नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसमें एक बायोमास है, एक परमाणु ऊर्जा है। देखो बायोमास जो होते हैं आपके, वो आपके जंतु उत्पाद या पौधों से यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि बायोमास में मीथेन गैस 75% होती है। वहीं देखो परमाणु ऊर्जा है जो आप उसको बता दें, ये नाभिकीय विखंडन या संलयन से प्राप्त होती है, उदाहरण के लिए यूरेनियम। फिर आते हैं मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा है कि चिंतामणि भट्ट के द्वारा जो संस्कृत ग्रंथ है शुक सप्तति, उसका फारसी में यहाँ पर अनुवाद किया गया, तूतीनामा रखा, तो किसने रखा था? यानी कि जो चिंतामणि भट्ट के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था सुख सप्तति, उसका फारसी में अनुवाद किया गया, और जब अनुवाद किया गया फारसी में तो उसका नाम तूतीनामा रखा गया। ये किसने किया था? तो पहला ऑप्शन दे रखा है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अब्दुल रज्जाक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है शहाबुद्दीन अल उमरी, चौथा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो देखो फारसी में जो अनुवाद किया था सुख सप्तति का, वो यहाँ पर ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका डी, इसका जो है राइट आंसर होगा। और आपको बता दें ये सुख सप्तति जो आपका ग्रंथ था, इसकी भाषा संस्कृत थी, और इसको जो लिखा था वो यहाँ पर चिंतामणि भट्ट के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। लेकिन जो एक फारस के सूफी संत थे जो कि उन्होंने, जिनका नाम था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, इन्होंने यहाँ पर इसका जो ट्रांसलेट किया था, जिसको फारसी भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट किया, उसका नाम रख दिया तूतीनामा। तो नाम उनका क्या था? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। फिर आता है जो सीएजी की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका परीक्षण कौन करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने प्राक्कलन समिति, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लोक उपक्रम समिति, तीसरा ऑप्शन दे रखा है लोक लेखा समिति, चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखो सीएजी की जो ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है वो आपकी करती है लोक लेखा समिति, ठीक है। ये आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है, लोक लेखा समिति। और दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए, इसमें में आपके टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो और 15 जो मेंबर्स रहते हैं लोकसभा से, 7 मेंबर्स रहते हैं आपके राज्यसभा से, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो यहाँ पर विपक्षी दल का जो है नेता होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीएजी की जो ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है वो आपकी लोक लेखा समिति करती है।
ठीक है। इसमें टोटल आपके 22 मेंबर्स रहते हैं, 15 लोकसभा से रहते हैं, 7 राज्यसभा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। और अध्यक्ष रहते हैं वो यहाँ पर विपक्षी दल से रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाउट वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका सब्सिडी को लेकर क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने कि भारत में कृषि क्षेत्र के बारे में पूछा है, उसमें जो सब्सिडी के संदर्भ में हमें यहाँ पर विचार करना है। ठीक है, तो भारत में जो कृषि में जो यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है किसानों को, उससे रिलेटेड यहाँ पर हमें विचार करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने कि जो भारत में इनपुट सब्सिडी है वो उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। देखो आपको इस क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको बता दूं, जो सब्सिडी दी जाती है वो आपकी 2 तरीके से दी जाती है। एक तो होती है डायरेक्ट, मतलब जो होती है प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। देखो प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी क्या होता है, जिसमें आपको बता दें नकदी रुपया दिया जाता है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर अगर आप बुक करते हैं तो उसमें जो पैसा आता है वो नगद, यानी कि जहाँ पर पैसा सीधे जो है किसानों के खाते में आता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, यहाँ पर प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी में क्या है, पैसा यहाँ पर नगद के रूप में यानी कि किसान के अकाउंट में आता है। अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी क्या है, यहाँ पर जैसे कि कोई खाद ले रहा है या कुछ कृषि से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो उसमें वहाँ पर उसको जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कह दिया कि इनपुट सब्सिडी जो है उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत आती है, तो ये सही है क्योंकि यहाँ पर जो है किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे इसमें नहीं आते हैं। वहीं आपको बता दें इसमें कह रहा है कि किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। यानी कि जैसे कि देखो बिजली और सिंचाई की बात कर रहा है तो उसमें जो कटौती की जाती है वो यहाँ पर किसानों को प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी यानी कि किसानों के डायरेक्ट किसानों में यहाँ पर पैसा आता है। देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बताएं बिजली और सिंचाई पर जो कटौती दी जाती है वो यहाँ पर अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कृषि संबंधी प्रावधान जो है प्रत्यक्ष सब्सिडी की अनुमति पर देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाती हैं। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन कह रहा है कि भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। गलत है क्योंकि भारत में सरकार के द्वारा कई सब्सिडियां जो है यहाँ पर जिसमें किसानों के अकाउंट में सीधे यहाँ पर खाते में पैसे आते हैं, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चौथा ऑप्शन गलत है, चौथा डी में गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, बी में गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। अब पहला दूसरा तीसरा देखना है, तो पहला तो हमारा सही है। ठीक है, दूसरा देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कह रहा कि किसानों को बिजली और सिंचाई पर दी जाने वाली जो है आपकी कटौतियाँ जो है प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और आपको बता दें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष सब्सिडी की अनुमति देते हैं, गलत है। ये यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पर देते हैं ना कि प्रत्यक्ष पर, तो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा क्योंकि बिजली और सिंचाई पर जो यहाँ पर जो है यहाँ पर अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखो यार इस क्वेश्चन में आयोग ने तो इसका जो उत्तर माना है, आपको बता दें जो आयोग के द्वारा उत्तर माना गया है वो यानी कि 1 और 4 को यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। ठीक है, जो आयोग ने माना है, जैसा अभी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो आयोग क्या है, कभी कभी गलत आंसर को भी सही मान लेता है, बट मुझे यहाँ पर फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आयोग ने उत्तर माना है आपका 1 और 4, यानी कि पहला तो ऑप्शन सही है कि जो उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी है वो यहाँ पर अप्रत्यक्ष फार्म के रूप में आती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ जो हैं अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। ये गलत है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कई सारी ऐसी सब्सिडियाँ हैं जहाँ पर सीधे अकाउंट में पैसे आते हैं, प्रत्यक्ष श्रेणी में आती है, तो ये तो गलत हो जाएगा आयोग वाला। अब देखो यहाँ पर जैसे कि इसमें देखो उर्वरक आदि पर जो है इनपुट सब्सिडी यानी कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी है, तो पहला तो मैंने बता ही दिया सही है। लेकिन ये कह रहा है कि बिजली और सिंचाई पर सब्सिडी जो है अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष नहीं। मतलब इसमें किसानों को छूट तो दी जाती है लेकिन अकाउंट में सीधे यहाँ पर पैसे नहीं आते हैं। प्रत्यक्ष सब्सिडी आपको बताया मैंने जैसे कि जिससे अकाउंट में सीधे पैसे आते हैं किसानों के, वो यहाँ पर प्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत आती है, जैसे LPG। ठीक है, और भारत में सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष नहीं हैं, बहुत सारी सब्सिडियां जो हैं प्रत्यक्ष में हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि WTO के जो प्रावधान है उसमें प्रत्यक्ष सब्सिडी की जो अनुमति देते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। देखो वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बता दें अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता, बल्कि उन्हें 3 बॉक्स में वर्गीकृत किया गया है। जैसे ग्रीन बॉक्स, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो आपने ये बॉक्सों के बारे में पढ़ा होगा, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ठीक है। तो ये तीसरा भी ऑप्शन जो है आपका गलत है, क्योंकि जो है ये अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर यहाँ पर रोक नहीं लगाता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी जो गलत हो जाएगा, यानी कि मेरे हिसाब से तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो केवल एक आएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो केवल एक आएगा, ठीक है। दूसरा गलत है, क्योंकि दूसरा साथियों यहाँ पर बिजली और सिंचाई पर जो सब्सिडी दी जाती है वो यहाँ पर अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के रूप में दी जाती है। फिलहाल आयोग ने जो उत्तर माना है वो भी यहाँ पर गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा यहाँ पर मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कराने का ये नहीं कि मेरा सही है या आयोग का गलत है, मैं आपको देखो डाउट क्लियर कर रहा हूँ, आपको सही फैक्ट बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा जो पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण के लिए जो अधिनियम पारित किया गया था वो कब किया गया था। पहला ऑप्शन 1986, दूसरा ऑप्शन 1974, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1981, चौथा ऑप्शन दे रखा है 1971। देखो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो अधिनियम पारित किया गया था वो यहाँ पर किया गया था 1986 में, यानी कि राइट आंसर आएगा इसका ए। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जहाँ पर समझाने वाले क्वेश्चन से जहाँ पर डाउट है मैं उसको पूरा आपको बताऊँ, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। क्लियर। आते हैं अगले, यहाँ पर कह रहा है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत, ये कह रहा है ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सही बात है कि ऊर्जा के मैक्सिमम जो हैं, अगर हम बात स्रोत की करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। मतलब ये कह रहा है कि नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि जो सूर्य की ऊर्जा से यहाँ पर व्युत्पन्न नहीं होता है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है भूतापीय ऊर्जा, फिर आपका दे रखा है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा है बायोमास ऊर्जा। देखो यार यहाँ पर आप सीधे अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना तो नाभिकीय ऊर्जा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा से उसका कोई भी लिंक नहीं होता है। वहीं अगर भूतापीय ऊर्जा की बात करेंगे या पवन ऊर्जा की बात करेंगे या बात करेंगे बायोमास ऊर्जा की, तो ये तीनों ऊर्जाएँ कहीं ना कहीं सूर्य से यहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहाँ पर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं भूतापीय और पवन और बायोमास ऊर्जा का सूर्य से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। क्लियर है, तो 16 जो सूर्य ऊर्जा से भी उत्पन्न है वो आपकी पवन है, बायोमास है, भूतापीय ऊर्जा है, ये कहीं ना कहीं सूर्य से ऊर्जा से जुड़े होते हैं। वहीं देखो आपको बता दें नाभिकीय ऊर्जा होती है वो आपको पता होना चाहिए परमाणु के विखंडन से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें कोई सूर्य की ऊर्जा की भूमिका नहीं होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 30 जनवरी, 16 सितंबर, 29 अप्रैल, 2 अक्टूबर। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी कि राइट आंसर इसका जो आएगा वो यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर अनुसूचियों के नाम दिए गए हैं, विषय के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ अनुसूचियों के नाम दिए गए हैं, बताना है कौन सी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। जैसे कि तीसरी अनुसूची है, तो पता है तीसरी अनुसूची जो है वो आपकी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तो तीसरी अनुसूची यहाँ पर पहले का दूसरा, अब पहले का दूसरा इसमें भी है, पहले का दूसरा इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। पहले का दूसरा इसमें भी है, पहले का दूसरा इसमें नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी अब मेरी बात होगी सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन को लेकर और सी ऑप्शन को लेकर। तो अगर सम्मिलित वाले क्वेश्चन आएँ तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। फिर कह रहा है कि चतुर्थ अनुसूची, देखिएगा यहाँ पर मान लो मुझे चौथी अनुसूची के बारे में नहीं पता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे तो पता है बट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 7वीं अनुसूची है, तो देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 7 से 7वीं 7 से संसद हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर मिला दें इसको। तो 7वीं अनुसूची जो है संसद जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों की सूची से संबंधित है। तो सी का चौथा देख लो, सी का चौथा इसमें है और सी का चौथा इसमें भी है, यानी कि अभी ये दोनों ऑप्शन देखने हैं। फिर 8वीं अनुसूची देखो, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो डी का तीसरा आएगा। तो डी का तीसरा किसमें है, डी का तीसरा इसमें नहीं है, 3 जो है राइट आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। और आपका जो है बी का पहला यानी कि जो है चतुर्थ अनुसूची है, यानी कि चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ याद करने का तरीका सबसे बढ़िया, हालांकि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि भारत की जो अनुसूचियाँ हैं उनको किस तरह से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको तो फिलहाल मैं बता दूंगा, फिलहाल याद करने का यहाँ पर तरीका बताता हूँ। जैसे हम तीसरी अनुसूची है वो यहाँ पर शपथ की बात कर रहा है। देखो आदमी कोई भी है अगर वो शपथ कब लेगा,
तो पहली तो बात, किसी को अगर शपथ लेना या है तो वो पहले तो चुनाव में खड़ा होगा, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या है, उसको यहाँ पर चुनाव में जो है खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दें दूसरी चरण क्या है, दूसरा चरण उसको यहाँ पर जीतना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी चुनाव में खड़ा होगा उसको जीतना पड़ेगा। तो तीसरा चरण में तब जाके जब जीतने के बाद जो है वो यहाँ पर आपका शपथ लेगा। तो यानी कि तीसरा चरण है, यानी तीसरी अनुसूची है वो आपकी शपथ से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे याद करना है, तो रटना भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आपसे भूल भी जाए तो दिमाग लगा लें कि भाई तीसरी अनुसूची जो है आपकी शपथ से संबंधित है, क्योंकि पहले किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद जीतना पड़ेगा, तब तीसरी बार में उसको जीतना पड़ेगा। तो तीसरी अनुसूची जो है आपकी शपथ से संबंधित है। सातवीं अनुसूची देखो, सातवीं आपको बता दें, सात से सातवीं मतलब सातवीं अनुसूची और सात से आपका संसद आएगा, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो विधि की सूची बनाई गई वो आपकी सातवीं सी अनुसूची से संबंधित है। जैसे ये अब नहीं याद हो रहा है तो याद कर लो, 8 भाषाएं हैं तो 8वीं अनुसूची से संबंधित भाषाएं हैं। तो इसी तरह से याद करना पड़ता है यार, और कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरी अनुसूची के बारे में कह रहा है तो शपथ से संबंधित है, बता ही दिया। चौथी अनुसूची नहीं पता है, स्किप कर दो। सातवीं अनुसूची मतलब संसद, ठीक है, और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई सूची, 8 भाषाएं हैं, ऐसे याद करो। मैं फिलहाल अलग से वीडियो बना दूंगा आपको जो भारत की अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में। फिर कह रहा है देखो, आपको अभी कथन दिया गया, दूसरी तरफ कारण दिया गया है, यहाँ पर सही कूट का उत्तर का चयन करना है। देखो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। यानी कि 73वां जो आपका संविधान संशोधन है वो भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। फिर कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। फिर कह रहा है कि दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या है, दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या नहीं है, ये सही है यार गलत है, ये गलत है यार सही है। देखो 73वें संविधान संशोधन में जो है भारतीय शासन के इतिहास में आधार संबंध स्तंभ माना जाता है, ये भी सही है। और आपको बता दें इसमें पंचायतों को जो है एक अलग ही दर्जा प्रदान किया है, ठीक है, मतलब अति अपेक्षित आप संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो दोनों यहाँ पर सही हैं। इसको देखो, आपको बता दें भाग 9 से हटाकर जो है इसमें जो है 73वां संविधान संशोधन ये आपका 1992 में हुआ था, और संविधान में इसमें क्या है भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है। और इसने क्या है जो 40 को व्यवहारिक रूप दिया, यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन को जो है व्यवहारिक रूप दिया था, इसीलिए यहाँ पर जो है इसकी सही व्याख्या करता है। फिलहाल पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बाकी उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। फिर देखो कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं साथियों, और किससे संबंधित है ये हमें बताना है, ठीक है। तो जैसे कि एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन LK झा है, वर्गीज कुरियन है, मोरारजी देसाई हैं, किससे संबंध है। तो देखो ऐसा नहीं कि सबके बारे में एक एक फैक्ट पता होना चाहिए कौन किससे संबंधित है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने हमसे हमेशा आपको कहा है कि जो आपके सुमेलित वाले क्वेश्चन हैं उनको हम आपको कैसे बताने हैं वो आपको बताओ। जैसे यार आपको बताना है कि सही उत्तर का मिलान करना है, तो देखो आपको ऐसा नहीं एक एक व्यक्ति के बारे में पता हो। मान लो मुझे जैसे कि पता है एम एस स्वामीनाथन के बारे में, तो हम जानते हैं कि भैया एम एस स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति से संबंधित हैं, ठीक है। तो पहले का तीसरा देख लो, तो पहले का तीसरा इसमें है तो ये गलत हो जाएगा, पहले का तीसरा इसमें ये भी गलत। लेकिन एक आपको जो पता है वो 100% आपको सही पता होना चाहिए, तब जाकर आप कट कर सकते। जैसे मुझे पता है एम एस स्वामीनाथन भाई साहब जो है हरित क्रांति से संबंधित हैं, तो पहले का तीसरा ए ऑप्शन में भी नहीं, इसलिए ये भी बाहर हो जाएगा। पहले का तीसरा बी ऑप्शन में भी नहीं, ये भी बाहर हो जाएगा। पहले का तीसरा सी ऑप्शन में, इसलिए इसको भी होल्ड करते हैं, और पहले का तीसरा इसमें भी नहीं, ये भी बाहर हो जाएगा। यानी कि सीधे राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। हालांकि हमें इसमें चारों के बारे में पता है, लेकिन आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने आपको बता दिया एम एस स्वामीनाथन के बारे में पता है, मान लो किसी व्यक्ति को पता है आपको, मान लो हमने बता दिया मोरारजी देसाई के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो देखो मोरारजी देसाई के बारे में आपको अगर पता है तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण किया, ठीक है। तो यानी कि डी का पहला, तो डी का पहला इसमें नहीं है, ये बाहर हो जाएगा। डी का पहला इसमें है, इसको होल्ड रखते हैं। डी का पहला इसमें, इसको होल्ड रखते हैं। डी का पहला इसमें नहीं है तो इसको बाहर कर देंगे। यानी कि अब हमें पास 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, यानी कि 50% हम यहाँ पर जीत चुके हैं। अब मान लो आपको वर्गीज कुरियन के बारे में नहीं पता है, ठीक है। अब मान के चलते हैं आपको पता है कि LK झा के बारे में पता है, LK झा के बारे में पता है। तो LK झा भाई साहब ने क्या काम करा, LK भाई साहब ने आपको बता दें यहाँ पर जो काम किया था वो आपका किया था, LK झा भाई साहब ने
आर्थिक प्रशासनिक सुधार, तो बी का चौथा देख लो। बी का चौथा किसमें पता है? बी का चौथा इसमें नहीं है, ये बाहर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक बी का चौथा यानी कि राइट आंसर सी आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है एक एक व्यक्ति के बारे में पता हो, पहले आपको जो व्यक्ति के बारे में पता है उसको देखो किस किस ऑप्शन में नहीं है, उनको बाहर कर दो और बाद में जो बचते हैं उनसे आप मैच कराएं। एम स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित थे, एल के झा आपके आर्थिक प्रशासनिक सुधार, वर्गीज कुरियन जो आपके दुग्ध उत्पादन से, मोरारजी देसाई जो हैं बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमको बताना है कि कौन से कथन सही है चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में। यहाँ पर सही हमको बताना है, कभी कभी पूछ लेता है सही नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को पूरा पढ़ें, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण जो है नरेश की रजत मुद्राएं हैं, यानी कि जो शक विजय प्राप्त किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके संदर्भ में सबसे जो मेन प्रमाण दे रहा है सोर्स है वो आपको बता रहा है कि जो रजत मुद्राएं हैं। फिर कह रहा है इन मुद्राओं का जो तोल है लगभग 33 ग्रेन हुआ करता था, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। क्योंकि जो रजत मुद्राएं हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है सोर्सेस हैं और इनका जो वजन है लगभग 30 से 33 ग्रेन हुआ करता था, तो बी आंसर जो है इसका जो है सही होगा, ठीक है। देखो रजत जो है यहाँ पर इनको रूपक भी कहा जाता था, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इनका वजन लगभग 30 से 33 ग्रेन तक होता था। फिर कह रहा है कि जो आपका ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो कार्बन का सबसे स्थिर रूप बताना है हीरा, फ्लोरीन, कोयला, ग्रेफाइट, ठीक है। देखो ग्रेफाइट जो है वो यहाँ पर सबसे स्थिर रूप है, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। हालांकि देखिए हीरे की तुलना में, ठीक है, वैसे तो इतना स्थिर है नहीं, बट हीरे की तुलना में जो है ग्रेफाइट जो है ज़्यादा ही स्थिर है, इसलिए जो राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम काला शीशा के नाम से भी जानते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगले क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है भारत का जो भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें जो है बताना है कि भारत के जलप्रपात हैं कहाँ पर स्थित हैं। जैसे दूध सागर, तो दूध सागर ऐसे मान लो मुझे पता है कि दूध सागर जो है गोवा में स्थित है। देखो क्वेश्चन समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे दूध सागर गोवा से संबंधित है, तो पहले का चौथा देख लो, पहले का चौथा इसमें इसको रोक के रखते हैं, पहले का चौथा इसमें है, इसको भी रोक के रखते हैं। अब पहले का चौथा इसमें नहीं है तो इसलिए इसको बाहर कर देंगे, और आपका जो दूध सागर यानी कि पहले का चौथा इसमें भी नहीं है इसलिए इसको बाहर कर देंगे, यानी कि दो ऑप्शन जो है मेरे प्रॉपर यहाँ पर बाहर हो गए। अब मुझे देखना है सिर्फ और बी और ए ऑप्शन से, ठीक है। अब मान लो दूध सागर के बारे में मुझे पता, मैंने बता दिया। अब मान लो आपको किसी को बरकाना के बारे में नहीं पता है, या पता है मान लेते हैं, या नहीं पता, या तो बरकाना के बारे में जैसे कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो बी का पहला देखो किसमें है, बी का पहला इसमें नहीं है, इसको बाहर कर देंगे तो ऑटोमेटिक मेरा राइट आंसर ये आ जाएगा, बी का पहला ए ऑप्शन। यानी अब मुझे सी और डी को यहाँ पर देखना भी नहीं पड़ा, यानी कि आपको दो कम से कम तो श्योर पता हो तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं। यानी कि 70 से 80% ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। तो दूध सागर आपका गोवा में स्थित है, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, खंडाधार जो है उड़ीसा में, और पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथियों यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी जो है वो दी है, तो वो किससे संबंधित है। यानी कि द माल्थुसियन जो थ्योरी है वो संबंधित है निर्धनता से, जनसंख्या से, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था से। तो टी माल्थस ने जो थ्योरी दी है वो आपकी जनसंख्या से संबंधित है। इन्होंने बताया था कि जो जनसंख्या हमारी बढ़ती है वो कहीं ना कहीं जयमती दर से बढ़ती है। जनसंख्या जो बढ़ती है वो आपकी जयमती दर से 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ती है। लेकिन जो आपका जो फूड सप्लाई है वो आपका जो है गणितीय दर से बढ़ता है, जैसे 1 2 3 4, मतलब ये इसका चार्ट देखेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। भाई पॉपुलेशन जो है बढ़ती है वो आपकी डबल, यानी कि 1 दूना 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 इस तरह से बढ़ती है। तो ये सिद्धांत जो दिया था वो उन्होंने जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत दिया था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर पूछा है कि बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का है, तो साइंस वाले कुछ लोगों को पता भी नहीं होता, ये इनको पता होना चाहिए। तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कारक है, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्फ्लुएंजा का, दूसरा ऑप्शन दे रखा है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर का,
फिर तीसरा ऑप्शन दिखा रखा है निमोनिया का, चौथा ऑप्शन दे रखा है काली खांसी का। तो काली खांसी का तो नहीं होगा, ठीक है। तो जो काली खांसी है उससे तो रिलेटेड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये तो बाहर हो जाएगा। देखो निमोनिया से भी है, और आपको बता दें जो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस होता है उससे भी संबंधित है, बट इन्फ्लुएंजा से संबंधित यहाँ पर ये नहीं है। तो सी और बी, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर मैक्सिमम आप लगाएं सी, निमोनिया जो है उससे रिलेटेड ज़्यादा है उतना, जितना यहाँ पे छोटे बच्चों में मस्तिष्क ज्वर से इतना संबंधित नहीं है। तो सी इसका जो है राइट आंसर होगा। आयोग ने तो इसका उत्तर डी मान लिया था, काली खांसी, जो कि 100% गलत है, ठीक है। तो क्या ही करें, अब आयोग ने माना है तो भाई क्या ही कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए इसका संबंध काली खांसी से नहीं है, बल्कि इसका संबंध जो है जो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस और निमोनिया से है, ठीक है, निमोनिया से ज़्यादा, इसलिए इसका जो राइट आंसर जो है सी यहाँ पर है। फिर कह रहा है कि भाई कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मीथेन, चौथा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने आर्गन। तो यार देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको यही नहीं पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं तो आप इसमें क्या ही बताएंगे। तो जान लो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। देखो जो गैसें आपको बता दें वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ये सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य, ये पृथ्वी है, सूर्य की किरणें जब आती हैं तो यहाँ पर सूर्य की किरणें आती हैं तो पृथ्वी को मतलब गर्मी आती है, पृथ्वी में गर्मी जो है बढ़ जाती है। लेकिन आपको बता दें जब वापस ये किरणें बाहर जाती हैं तो जो गैसें जो हैं रोकने का काम करती हैं, या जिनको जो ये सूख लेती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, उसी को यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें कहती हैं। मतलब सीधी बात है, जो सूर्य से किरणें आती हैं वायुमंडल में जो गर्मी को रोकती हैं, उन्हीं को हम गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो आर्गन, ये आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, बल्कि आर्गन गैस जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है, मीथेन है, ये आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये देखो पृथ्वी से बाहर जाने वाली जो रहती हैं ऊर्जाएं, किरणें जो रहती हैं, वो कहीं ना कहीं ये गैसें इनको ऑब्जर्व करती हैं, जिससे यहाँ पर पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है। आर्गन जो है यहाँ पर आपकी ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी इस तरह से आपके PYQ ईयर वाइज तो नहीं कराए होंगे। टॉपिक वाइज तो कोई करा के चला जाता है, क्योंकि बहुत ईजी काम है, किसी भी टॉपिक को उठा लिया, उससे रिलेटेड 40 से 50 क्वेश्चन करा दिए, चले जाओ। लेकिन ईयर वाइज क्वेश्चन को कराना, फिर उसको बहुत ही सरल तरीके से समझाना, उसकी प्रीमियम PDF बनाना, बहुत मतलब शायद ही कोई होगा, बट मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ पर पूरा प्रयास करता हूँ आपको फ्री में जो है पूरा का पूरा आपको वीडियो भी मिल जाए, ओके, और आपको जो इसका PDF भी मिल जाए, ठीक है। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर ये मिल जाएगा। जैसे ये पूछ लिया कि बोर्नियो द्वीप जो है उसके संबंध में बताना है आपको, कौन से कथन सही हैं। यह 3 देशों में विभाजित है। आइसलैंड के बारे में पूछा है तो उसके संबंध में बताना, ये 3 देशों में विभाजित है। फिर कह रहा है कि उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। देखो बोर्नियो द्वीप के बारे में आपको बता दूं, ये 3 देशों में तो विभाजित है, लेकिन इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा नहीं है। तो यानी कि जो राइट आंसर आएगा वो केवल एक आएगा, ठीक है। उन 3 देशों के नाम भी पता होना चाहिए, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ठीक है। इनमें ये विभाजित है जो आपका द्वीप है बोर्नियो, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यानी कि जो 2 विश्व के सबसे बड़े द्वीप हैं उनके नाम आप जो है कमेंट में मुझे बताएं। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका बोर्नियो जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, 3 देशों में विभाजित है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में, ठीक है। देखो फिर इसमें क्या है, हाँ चलो आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया है आपको, जो अधिकारी दिए गए हैं उनके कार्य क्या थे, उनसे हमें सम्मिलित करना है। फिर कह रहा है कि भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, मतलब किस धर्म के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा नगर में रहते हैं। तो पहला जैन, बौद्ध, ईसाई, हिंदू। तो आपको पता है जैनों की सबसे कम जनसंख्या होने के बावजूद ये सबसे अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जैन आएगा। तलार, अब यहाँ पर अधिकारियों से हमें सम्मिलित करना है कि उनके कार्य क्या थे। तलार, तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर दे रखा है, चुंगी का आरक्षक, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ग्रामीण कर वसूलने का अधिकारी।
तो देखो नहीं याद है तो याद कर लो, तलार से तलवार कुछ कुछ बन रहा है ना, तो तलवार क्या करेगी, तो रात्रि में सुरक्षा कर्मियों का अधिकारियों से रिलेटेड है, तो ये नाम है तलार, एक अधिकारी थे, उनका काम था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। ठीक है, हमने तो आपको याद करने का तरीका बताया। पट्टकोल, पट्टकोल आपको बता दें किससे संबंधित है, तो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, यानी कि बी का चौथा। तो पहले का जो आएगा, पहले का तीसरा आएगा, ये आप यहाँ पर लिख लें, पहले का तीसरा, बी का आएगा आपका चौथा। फिर आ रहा है आपका जो है साहसधिपति, यानी कि चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी, यानी कि सी का दूसरा आएगा, और डी का जो है आपका पहला आएगा। तो 3 4 2 1, तो देखो 3 4 2 1 मिल गया। तो तलार क्या है, रात्रि में सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है। पट्टकोल जो है ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति जो होता है चोरी डकैतियों के मुकदमे का अधिकारी। बलादीप जो होता है चुंगी का रक्षक। तो जैन धर्म में जो सबसे ज़्यादा है नगरों भागों में रहते हैं, यानी कि अर्बन एरिया में रहते हैं, और इनकी जनसंख्या कितनी है, 0.4% इनकी जो है जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा है कि जो नगर के नाम दिए गए हैं उनके पे विचार करना है, और जो 2011 की जनगणना है उसके आधार पर हमें बताना है अवरोही क्रम में। ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना आई थी उसमें नगरों के नाम दिए गए हैं, उन्हीं की जनसंख्या के आधार पर हमें इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है। पहला गाजियाबाद, दूसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा आगरा दिया है। तो देखो आपको बता दें सबसे जो अधिक जनसंख्या है वो कानपुर की है, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा जो है चमड़े का काम होता है या फैक्ट्रियां हैं वो आपकी कानपुर में हैं। तो सीधी सी बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां होंगी वहाँ पर लोग जाएंगे काम करने, तो इसलिए वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो कानपुर आएगा पहले। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा, तो दूसरा यहाँ नहीं है तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ इसको रोक के रखिएगा, यहाँ इसको रोक के रखिएगा, यहाँ नहीं है इसलिए इसको कट करिएगा। तो यानी अब हमें देखना है इन दो ऑप्शन में। ठीक है, कानपुर के बाद आपको पता होना चाहिए, कानपुर के बाद जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या महत्वपूर्ण शहर है वो लखनऊ, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा रहेंगे, तो लखनऊ आएगा कानपुर के बाद। तो दूसरे के बाद चौथा ऑप्शन आ रहा है मेरा सी ऑप्शन में, इसमें नहीं आ रहा है इसलिए ये बाहर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, दो ही शहरों को हमने देखा और राइट आंसर यहाँ पर निकाल दिया। उसके बाद आता है आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आता है आपका आगरा, जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो सी आंसर इसका आ गया। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर चारों शहरों के बारे में नहीं पढ़ा, सच बताऊँ, एक कॉमन सेंस लगाया। तो आप अगर अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कानपुर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर लखनऊ आता है, उसके बाद गाजियाबाद में है, उसके बाद आगरा में है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। नई जनगणना आएगी तो यहाँ पर अपडेट होगा, तो वो आपको हम फिलहाल बता देंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि जो करेक्टली जो मैचिड है उनके बारे में बताना है, सही के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित है। जैसे कि देव समाज की बात कर ली, इन्होंने कहा बनारस। दूसरा ऑप्शन दे रखा है भारत धर्म महामंडल दिल्ली, तो भारत धर्म महामंडल ये आपका हरिद्वार में है यार। ठीक है, ये मैंने पढ़ा है तो इसको मैं बता दूँ, ये आपका हरिद्वार में है। देव समाज फिलहाल मुझे नहीं पता है, इसलिए दूसरा तो गलत। सनातन धर्म रक्षणी सभा ये कलकत्ता में है, ये आपका सही है। ठीक है, क्योंकि सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है आपकी वो कलकत्ता में, ये सी आंसर होगा। राधा स्वामी सत्संग ये भी आपका लाहौर में नहीं है, राधा स्वामी सत्संग जो है आपका वो आपका आगरा में है। ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग आगरा में है। भारत धर्म महामंडल ये आपका हरिद्वार में है। देव समाज के बारे में फिलहाल नहीं पता है, लेकिन ये क्लियर है कि सनातन धर्म रक्षणी सभा है वो आपका कलकत्ता में है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सनातन धर्म रक्षणी सभा आपका कलकत्ता में है, और भारत धर्म महामंडल आपका हरिद्वार में है, ना कि दिल्ली में। देव समाज जो है वो आपका लाहौर में है, ये पता होना चाहिए। ये जो है पाकिस्तान में देव समाज का वास्तविक स्थान, ना कि बनारस। सनातन धर्म रक्षणी सभा ये तो कोलकाता में है, तो ये तो पता ही है आपको। राधा स्वामी सत्संग है आगरा में, ना कि लाहौर में। लाहौर में क्या है, देव समाज। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में साथ में यहाँ पर पूछा है समाज शास्त्र का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि किसने ग्राम नगरीकरण को यहाँ पर विस्तार से बताया है। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने एच स्पेंसर, योगेंद्र सिंह। दूसरा ऑप्शन दे रखा है GS खुर्रे, और चौथा ऑप्शन दे रखा है MN श्रीनिवास। तो उसमें आपको बताना है कि किसने ग्राम नगरीकरण के बारे में बताया था। तो ये यहाँ पर बताया था GS खुर्रे भाई साहब ने बताया था। इन्होंने कहा
एक ऐसा शहर जहाँ देखो यहाँ पर देखेंगे तो ग्राम प्लस नगर यानी कि दोनों यहाँ पर हों, जिसको हम बोलते हैं टाउन, ठीक है, कस्बा बोल देते हैं, ठीक है। तो रूरल और अर्बनाइजेशन, तो रुर्बानाइजेशन यानी कि ग्रामीण में शहरी नगरीकरण, तो ग्राम्य नगरीकरण यानी कि ये दिया था गोविंद सदाशिव घोरे ने, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना भी की थी और यहाँ पर इन्होंने जो पत्रिका है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन उसकी भी यहाँ पर शुरुआत की थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा से द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोचीन, अहमदाबाद, डी चेन्नई। देखो कुछ लोग यहाँ पर अहमदाबाद लगाएंगे, मुझे पता है, लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि लोग रिलेट कर लेंगे प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी हैं तो गुजरात में ही हुआ होगा। गलत है भाई। तो भारत में देखो सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला जो हवाई अड्डा था वो आपका कोचीन में यहाँ पर स्थापित किया गया। और ये भारत का ही नहीं, आपको बता दें सौर ऊर्जा के द्वारा ये संचालित जो हवाई अड्डा है ये भारत के साथ साथ विश्व का पहला हवाई अड्डा है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 18 अगस्त 2015 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था और ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्रथम जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा जो है संचालित हवाई अड्डा है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि ये तो हो गया है ना, ये कोचीन वाला। हाँ, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना जो है भारत की केंद्र सरकार द्वारा यानी कि जो केंद्र सरकार की योजना है इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। मतलब यहाँ पर जो कौन सी योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाएगी और इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो पहला ऑप्शन दे दिया इन्होंने हरियाली, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पानी संसद, तीसरा ऑप्शन जल क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाली योजना है, ठीक है, हरियाली योजना के ही द्वारा इन्होंने जो है ग्रामीण आबादी को जो है पानी के संरक्षण के लिए बनाना है, जिससे कि पानी का संरक्षण होगा। तो पहली बात, ये योजना प्रारंभ हुई 2003 में और केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना लागू की गई। इससे क्या होगा, ये पानी संरक्षण होगा तो इससे हम पानी पीने लायक रहेगा, सिंचाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और वनों के लिए भी यहाँ पर साथ साथ मत्स्य पालन भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है नॉट करेक्टली मैचिड, यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, सरब बर्मन ज्ञात ताम्र पत्र। तो देखो सरब बर्मन जो है ज्ञात ताम्र पत्र से संबंधित नहीं है, तो ठीक है, तो सरब बर्मन जो है वो आपका ज्ञात ताम्र पत्र से नहीं है फिलहाल, ये तो कन्फर्म है इसका आपका, शायद अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, जो सरब बर्मन का जो वास्तविक संबंध है वो आपका असीरगढ़ ताम्र पत्र से है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। जीवित गुप्ता जो है ये आपका अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ईशान बर्मन जो है हरहा पाषाण अभिलेख से है। तो सरब बर्मन जो है आपका जो है आसीरगढ़, ठीक है, आसीरगढ़ से ताम्रपत्र संबंधित है। वो जो ज्ञात ताम्रपत्र है वो आपका गुप्त राजवंश के समुद्रगुप्त से संबंधित है। बाकी ईश्वर बर्मन जो है वो आपका जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है। ईशान बर्मन आपका हरा पाषाण अभिलेख से संबंधित है। जीवित गुप्ता द्वितीय जो है वो आपका देव बणाक अभिलेख से संबंधित है। फिर देखो साथियों, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। जैसे क्रांतियाँ दी गई हैं, ठीक है, उनको हमें क्षेत्र से संबंधित बताना है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। गोल्डन क्रांति बताना है भाई, गोल्डन क्रांति आपकी बागवानी शहद से संबंधित है, यानी कि पहले का दूसरा देख लो, पहले का दूसरा इसमें नहीं, ये भी बाहर, पहले का दूसरा इसको होल्ड करो, पहले का दूसरा इसमें नहीं, इसको भी बाहर करो, पहले का दूसरा इसमें, यानी कि अब मेरी बात होगी बी और डी ऑप्शन से। फिर पीली क्रांति की बात, जैसे मान लो मुझे पीली क्रांति के बारे में पता है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, तो देख लो सी का पहला किस में है। अब मुझे देखना तो सिर्फ बी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है, क्योंकि ये और सी और ए तो आपके ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अब पीली क्रांति आपकी तिलहन से है, तो सी का पहला देखो, सी का पहला इसमें नहीं, ये भी बाहर हो गया, तो सीधी सी बात राइट आंसर डी आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन आपकी गलत ही नहीं होने चाहिए सम्मिलित वाले, ठीक है, तो ये तो आपको करने ही चाहिए। तो गोल्डन क्रांति जो है आपकी बागवानी और शहद से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से, ग्रे क्रांति जो है आपकी वृक्ष से, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में, जो आपका बताना है कि चोओयू, फिर कह रहा है लोशे, फिर कह रहा है अन्नामलाई, शिरुमलाई। तो यार चोशे ये भी आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी से संबंधित है और आपके बता दें ये पूरे विश्व का 6ठा सबसे ऊंचा पर्वत है। लोशे जो है विश्व का 4था यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है। अन्नामलाई इससे संबंधित नहीं है और ना कि शिरुमलाई भी यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है, यानी कि केवल 1 और 2 इसका जो है राइट आंसर आएगा।
ये देखो दक्षिण भारत की है, अन्नामलाई हो गया, सिरूमलाई हो गया। तो मलाई आए तो समझ जाओ ये दक्षिण भारत की बात कर रहा है, और अन्नामलाई जो है पश्चिमी घाट में स्थित है, और सिरूमलाई आपका पूर्वी घाट में स्थित है। चोयोयू के बारे में आपको बता दूं, ये विश्व का जो है छठा सबसे ऊंचा पर्वत है, और तिब्बती भाषा में इसका अर्थ होता है फिरोजा देवी, ये पता होना चाहिए। लोटसे की बात करेंगे तो ये दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो लोटसे जो है ये आपका दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यानी कि 6 सबसे ऊंचे पर्वतों के नाम जो आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है 6 सबसे ऊंचे पर्वतों के नाम क्रम में। छठा तो हमने बता दिया चोओयू, और चौथा भी हमने बता दिया लोटसे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा आपको कमेंट में बताना है। सही सम्मिलित नहीं है, देख रहे हो किस तरह से पूछ रहा है। जैसे कि रेयान रूपांतरित स्टार्च, एस्पार्ट्रेम संचय ये संश्लेषित मधुरक, ऑक्सीटोसिन आपका बता रहा हार्मोन, नियोप्रीन आपका विशिष्ट रबर। देखो रेयान जो है आपका रूपांतरित स्टार्च नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। ये आपका स्टार्च नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि ए आंसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर कि सेल्यूलोज से बनता है, तो ये रूपांतरित सेल्यूलोज हो जाएगा, मॉडिफाइड सेल्यूलोज, ठीक है। और आपका एस्पार्ट्रेम कृत्रिम मिठास, ऑक्सीटोसिन प्राकृतिक हार्मोन है, नियोप्रीन एक प्रकार का जो है रबर है विशिष्ट। युद्धों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि भाई क्रम में हमको बताना है। देखो ये इसके बारे में हमें यहाँ पर बता, तो देखो यहाँ पर मुदकी के युद्ध के बारे में हमसे पूछा है, ठीक है। तो मुदकी का युद्ध हुआ था, ये आपका सबसे लास्ट में हुआ था, ठीक है। जैसे हमें पता है, जैसे बेदारा का तो युद्ध पता ही होगा भाई, कोई भी नहीं पता है तो बेदारा का तो युद्ध पता ही होगा, 1759 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हुआ था आपका शंकरखेड़ा का युद्ध। तो शंकरखेड़ा का युद्ध आपका हुआ था सबसे पहले, ये लगभग मेरे हिसाब से 1724 में हुआ था, जहाँ तक एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे, तो इसलिए तीसरा आएगा पहले। फिर आएगा आपका बेदारा का युद्ध, बेदारा का युद्ध 1759 में हुआ था। तो इसके बाद आपका आएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो तीसरा चौथा, तीसरा के बाद चौथा, ये पहला आ गया, ये भी गलत। तीसरे के बाद चौथा आया, ये भी सही है, और तीसरे के बाद चौथा आया, ये भी सही है, यानी कि 3 से हमें देखना है। फिर आपका आता है पोर्टेनोवा के युद्ध, और मुदकी का युद्ध 1780 के राउंड हुआ था, उसके आसपास, तो सबसे बाद में हुआ। तो पहला यहाँ पर लास्ट में आया, पहला यहाँ पर लास्ट में आया, तो पहला पहले, ये भी गलत हो जाएगा। देखो फिर शंकरखेड़ा का युद्ध आता है, पोर्टेनोवा का युद्ध आता है, ये आपका यहाँ पर हुआ था, मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा। देखो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बेदारा का युद्ध पता ही होगा, 1759 में हुआ था। शंकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। और ये आपका जो, एक सेकेंड यार, पोर्टेनोवा का युद्ध हुआ था 1781 में, मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में। ये देखो यहाँ पर, ये विस्तार से यहाँ बताया इन्होंने। तो यहाँ पर देखो शंकरखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1724 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका हुआ था निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था, और आपका हुआ था ये मुवारिज खान के बीच में हुआ था, जो कि दक्कन के सूबेदार थे। तो दक्कन के सूबेदार मुवारिज खान यहाँ पर हार जाते हैं, और यहाँ पर निजाम उल मुल्क हैं जो जीत जाते हैं। तो ये आपका शंकरखेड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1724 ईस्वी में जीतता है भाई साहब यहाँ पर दक्कन के सूबेदार। फिर देखो बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, ठीक है। और 1760 में किसका युद्ध हुआ था, बांडीवास का, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए क्रम, किसके बीच में हुआ था बेदारा का युद्ध, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बेदारा का युद्ध हुआ था आपका हैदर अली और आयर कूट के बीच में हुआ था, ठीक है। तो हैदर अली थे वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, और आयर कूट भाई साहब थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और यहाँ पर जो है आयर कूट जो है वो यहाँ पर जीत जाते हैं, ठीक है। नहीं यार, ये पोर्टेनोवा के युद्ध में हुआ था, हैदर अली के बीच में, सॉरी, ये हैदर अली के बीच में मैसूर के रहते हैं, और आयरकूट के बीच में होता है, हैदर अली पराजित हो जाते हैं। तो ये पोर्टेनोवा का युद्ध होता है 1781 में। मुदकी का युद्ध होता है, ये सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। बेदारा का युद्ध देखो यहाँ पर पता होना चाहिए, बेदारा का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। किशनपुर, कतरनिया घाट, तीसरा ऑप्शन रायपुर, चौथा ऑप्शन दिया चंबल। तो वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, यहाँ आपका कतरनिया घाट में स्थापित किया गया था, यानी कि जो केवल 2 ऑप्शन है इसका सही आएगा, ठीक है। ये 1975 में स्थापित किया गया था, और 1976 को यूपी सरकार ने इसे जो है वन्य जीवन विहार घोषित किया था, ठीक है। बाकी जो अन्य है, जैसे चंबल वन्यजीव अभयारण्य, इसको 1979 में स्थापित किया गया। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, इसको 1972 में स्थापित किया गया था।
बल्कि देखो यहाँ पर रायपुर नाम का कोई भी अभयारण्य नहीं है, बल्कि रानीपुर है जो 1977 में जिसको स्थापित किया गया था। फिर कह रहा है कि प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में स्थित है। देखो ये आपको पता है, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो रूर कोयला क्षेत्र यार ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जर्मनी में स्थित है, क्योंकि ये रूर नदी के किनारे स्थित है, इसलिए उस नदी के नाम के कारण ही इसका जो नाम है रूर कोयला क्षेत्र पड़ गया। ठीक है, तो रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है, और आपको बता दें ये रूर नदी की घाटी में स्थित है, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया है रूर कोयला क्षेत्र। ठीक है, और ये दुनिया के सबसे बड़े भंडार में एक माना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा कि आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, तो यहाँ आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी सही है, यानी कि कोई पब्लिक प्लेस है जैसे पार्क हो गया, ठीक है, तो उसकी भी सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन अगर जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं और उनके स्थान हैं उनकी रक्षा करना हमारा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये आपके आते हैं नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, यानी कि डी इसका जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपके आर्टिकल 51A के अंतर्गत आते हैं और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आपके 49 के अंतर्गत आते हैं। 51 में जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व स्मारक हैं जैसे कि लाल किला हो गया ये सब आपका कर्तव्य नहीं है, ये सब राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत आते हैं। सुल्तानगढ़ी लाल महल जमात खाना मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये आपको बताना है किसका निर्माण किसने कराया था। अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा तो पता ही होगा, अगर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, क्लियर है। तो देखो डी का दूसरा किसमें है, डी का दूसरा इसमें भी है, डी का दूसरा इसमें नहीं है, ये भी बाहर हो गया, डी का दूसरा इसमें नहीं, ये भी बाहर हो गया, डी का दूसरा इसमें है, यानी कि अभी हमें चेक करना है आंसर डी में और उत्तर ए में, क्लियर। अब लाल महल ये तो पता होना चाहिए, लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया। दो ही मैं मिलाऊंगा, बाकी देखो कैसे उत्तर निकालता हूँ ये आप सीखो। तो बी का चौथा देख लो, बी का चौथा इसमें है और बी का चौथा इसमें नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखा मैंने क्या कहा, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। फिलहाल तो हमें चारों पता होना चाहिए। सुल्तान ये ट्रिक जो है ना, ये इसलिए बताता हूँ, मान लो कोई टफ क्वेश्चन आ गया आपने नहीं पढ़ा है तब ये ट्रिक आप काम करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग पूरा पढ़ें, ट्रिक के भरोसे एग्जाम देने ना जाएं। तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया था, जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और आपको बता दें इसके पुत्र खिरज खान ने कराया था, इसलिए इसका नाम खिलजी मस्जिद भी कहते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, उनमें जो है कितना शोर होना चाहिए। जैसे आवासीय क्षेत्र है तो सीधी सी बात है, आवास है कोई रहेगा तो वहाँ तो शोर कम होना चाहिए, तो 50 dB हो जाएगा। तो पहले का पहला देख लो किसमें, पहले का पहला इसमें नहीं है, ये भी बाहर, पहले का पहला इसमें नहीं, ये भी बाहर, पहले का पहला इसमें नहीं, ये भी बाहर, तो राइट आंसर डी आ जाएगा ऑटोमेटिक। कितने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है कि भाई अगर कोई आवासीय क्षेत्र है, मतलब सीधी सी बात है, वहाँ लोग रह रहे हैं तो शांति चाहेंगे, तो वहाँ शोर जितना कम उतना फ़ायदा। तो 50 dB सबसे कम है, उसको यहाँ पर ऐड कर दो। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख ले औद्योगिक क्षेत्र है, तो औद्योगिक क्षेत्र में शोर बहुत ही ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा। अब मान लो आवास वाला आपको नहीं पता तो कॉमन सेंस लगाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र है उसमें शोर सबसे ज़्यादा होगा, तो उसमें कितना होगा सबसे ज़्यादा 70 dB। तो देखो डी का चौथा किसमें, तो यहाँ पर देख डी राइट आंसर आएगा ना इसका। हाँ सी का चौथा देख लो, सी का चौथा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन सेंस लगा के भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर शांत क्षेत्र है तो सीधी बात है 50 dB सबसे कम होगा। उसके बाद आवासीय क्षेत्र है 55 dB आएगा। रुके गलत हो गया, 1 मिनट यार, जल्दबाजी में 1 मिनट। ये देखो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, आवास नहीं शांत क्षेत्र में सबसे शोर कम होगा ना, आवास में क्यों होगा, शांत क्षेत्र है तो सीधी सी बात है वहाँ जितना शोर कम होगा उतना फ़ायदा होगा। तो शांत क्षेत्र में कितना होगा 50 dB। तो बी का पहला देखो, बी का पहला इसमें नहीं है, ये भी बाहर, बी का पहला इसमें नहीं, ये भी बाहर, बी का पहला इसमें नहीं, ये भी बाहर, बी का पहला इसमें है, तो इसलिए ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों बाहर हो गए ऑटोमेटिक, इसका उत्तर ये आ जाएगा। अब देखो व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में क्या है ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर शोर होगा, तो सी का चौथा देख लो, सी का चौथा इसमें है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करिएगा। वो थोड़ा अंडरस्टैंड गलत थोड़ा हो गया, वो आप समझ लाएँ।
अब देखो महासागर बताया, महासागर के बारे में बताया इन्होंने कि सबसे अधिकतम गहरा बिंदु कौन सा है। जैसे प्रशांत महासागर है। अब यार अगर एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना तो बच्चा भी बता देगा प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त है, और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। तो पहले का तीसरा देख लो, पहले का तीसरा इसमें है, पहले का तीसरा इसमें नहीं है इसलिए ये तो बाहर हो जाएगा। पहले का तीसरा इसमें इसलिए रहेगा, इस पहले का तीसरा इसमें नहीं, ये भी बाहर। यानी कि अब मुझे बी ऑप्शन में देखना है और ए ऑप्शन में देखना है। अब जैसे कि हिंद महासागर की बात कर लेते हैं। जैसे हिंद महासागर है, इसका गहरा गर्त कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, या आर्कटिक जो है आर्कटिक महासागर, इसका जो सबसे गहरा गर्त है वो आपका मोलाई गर्त है। तो बी का चौथा देख लो, तो बी का चौथा इसमें नहीं, ये भी बाहर हो गया, यानी कि राइट आंसर इसका यही आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो ना जो आपके मिलाने वाले हैं उनमें आपको दो पता हो, बस करेक्ट पता हो दोनों, आप जो है उन दो से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर आएगा। फिलहाल पता तो आपको चारों होने चाहिए कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है वो आपका प्यूर्टो रिको गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है शुंडा गर्त है। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है मलाय गर्त। कौन से सही हैं ये बताना है। ये कह रहा है कि यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रजाति का एक अलग अलग स्थान होता है, ये तो बात सही है, हर प्रजाति का अपना अलग अलग होता है। फिर कह रहा है इसलिए इन उस परिस्थितियों का निर्माण करता है या प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और उनकी पारिस्थितिक तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो ये दोनों हो जाएंगे कि एक वाले एक और दो दोनों, 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जे ग्रिनेल ने किया था वर्ष 1917 में। फिर आता है अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है हमारा आपको बताना चाहिए कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है। ये कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है। फिर कह रहा है रीजन, क्योंकि गर्मियों में ये शुष्क क्षेत्र स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये कथन दोनों सत्य हैं और यहाँ पर व्याख्या भी ये सही कर रहा है। रीजन क्या है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र हैं यानी कि 30 डिग्री से 40 डिग्री के अराउंड नॉर्थ साउथ की बात कर रहा है, उसमें वर्षा जो अधिकतर शीत ऋतु में होती है। लेकिन जो हवाओं के प्रभाव में रहते हैं इसलिए जो है यहाँ पर है शुष्क हो जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर गर्मी में यहाँ पर हवा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको बता दें भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ की बात कर रहा है, अक्षांश के मध्य पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। इसमें क्या है, गर्मी में क्या है ना, शुष्क स्थलीय हवाओं का प्रभाव रहता है। तो जब शुष्क स्थलीय हवाएं रहेंगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। वहीं अगर बात करेंगे शीत ऋतु में तो यहाँ पर पछुआ हवाओं का प्रभाव पड़ता है, तो जिससे कि यहाँ पर क्या शीतकालीन वर्षा होती है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की, और इसमें देखो भारत की कुछ पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, उनकी स्थितियों के बारे में बताना है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें पहाड़ियों पर्वतों के नाम दिए गए भारतीय राज्यों से सम्मिलित करना है। अब जैसे कि बटेश्वर पहाड़ी आपकी कहाँ है? बटेश्वर पहाड़ी आपकी बिहार में है। तो पहले का तीसरा देख लो, पहले का तीसरा इसमें भी है, पहले का तीसरा इसमें भी है, पहले का तीसरा इसमें है, पहले का तीसरा इसमें नहीं, ये बाहर हो गया। यानी कि अब हमें ये लड़ाई लड़ दी है 3 ऑप्शन से। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछ लिया इन्होंने, अब जैसे मेरे को पता है कि धोसी पहाड़ी, या मान लो कोई भी एक पता है तो मैं इसको लो, ऐसे मान लो मुझे धोसी पहाड़ी पता है हरियाणा में स्थित है, तो डी का पहला देख लो। डी का पहला हमें देखना है, डी का पहला इसमें नहीं, ये भी बाहर हो जाएगा, डी का पहला इसमें भी नहीं, ये भी बाहर, और डी का पहला इसमें, तो इसलिए राइट आंसर आएगा बी आ जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन तो मेरा पहले ही बाहर हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको अगर 2 कम से कम सही पता हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ना नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में भागलपुर में स्थित है। बेलारी श्रृंखला कर्नाटक में, पता चारों होने चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाजी दफ़े क्वेश्चन टफ आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। चिन्ह श्रृंखला मणिपुर में स्थित है। दोषी पहाड़ी में हरियाणा में स्थित है, ये एक आपको क्लियर होना चाहिए। गंगा एक्शन प्लान है 1985 में, इसको जब शुरू किया गया था तो उसका उद्देश्य क्या था? क्या गंगा नदी पर नए बांध बनाना? गलत है यार, इसका मतलब ही नहीं कोई होगा। इसके जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना? गलत है भाई, सिर्फ गंगा का जो गंगा एक्शन प्लान है उसका उद्देश्य सिर्फ सिंचाई करना होगा, गलत है। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना है, इसमें को थोड़ा होल्ड करो, इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सीधी सी बात है, अगर कोई गंगा एक्शन प्लान परियोजना शुरू हुई तो उसका प्रयोग केवल नए बांध बनाना नहीं होगा, या उसका देखो यहाँ पर केवल यहाँ पर सिंचाई करना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उसको प्रदूषण रहित करना है, मतलब उसको प्रदूषण से हमें
बचाना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। और आपको बता दें इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। इसमें गंगा के जल को यहाँ पर प्रदूषण रहित करना है। बाद में देखो क्या होता है, 1993 में आपको बता दें इसमें यमुना, गोमती और दामोदर नदियों को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है। और 1995 की बात करेंगे तो इसमें अन्य नदियों को भी यहाँ पर शामिल किया गया। और उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की भी यहाँ पर शुरुआत होती है। अब अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब ने हमले किए थे कुछ, तो उनको हमें सही क्रम में बताना है। ठीक है। तो इसे रणथंबोर हो गया, चित्तौड़ हो गया, गुजरात हो गया, वारंगल हो गया। ठीक है। ये हमले हमें बताने हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा ये गलत हुआ है। ठीक है। ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि रणथंबोर, गुजरात, चित्तौड़। ठीक है। देखो सबसे पहला हमला किया था इन्होंने भाई साहब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में आपका गुजरात में। तो दूसरा ऑप्शन पहले आएगा। तो दूसरा ऑप्शन पहले किस में है? इसमें नहीं है, ये भी बाहर, इसमें नहीं, ये भी बाहर, इसमें तो है। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। यार क्या करना है। ठीक है। अब देखो ये भी उसके बाद रणथंबोर में किया था इन्होंने 1300 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद 1303 ईस्वी में किया था चित्तौड़ फिर। ठीक है। तो यानी कि दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, पहला, चौथा, ये। ठीक है। ये तो देखो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, जो 1299 में गुजरात पर हमला किया। उसके बाद 1321 ईस्वी में यहाँ पर इन्होंने रणथंबोर विजय की। और चित्तौड़ में 1303 में, वारंगल विजय में 1310 ईस्वी में इन्होंने हमला किया था। ठीक है। इनका क्रम है, पता होना चाहिए। और आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले शासक थे जिन्होंने दक्षिण की ओर यहाँ पर पताका फहराया, यानी कि चित्तौड़ में इन्होंने हमला किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत में सबसे पहले दक्षिण की ओर पताका फैलाने वाले शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने चित्तौड़ पर हमला किया। तो चौथा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी सही राइट आंसर आएगा। चलेगा। आज की क्लास फिलहाल हमारा जो पार्ट 1 है समाप्त होता है। जैसा मैंने बताया था हमारी जो कोई भी क्लास की अगर हम ईयर वाइज PYQ कराते हैं तो 3 पार्ट्स में आता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्लियर। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन रहते हैं, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन रहते हैं, पार्ट 3 में 50 क्वेश्चन रहते हैं। और PDF आपको जो है मिलेगी, इसमें सारे के सारे PDF यानी कि तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। फिलहाल 2023 का हमने PYQ करा दिया है, नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आपके जो बता दें मेरे जो कोर्सेज के फीचर हैं, इसमें हम GS क्लासेस, CSET क्लासेस, NCERT, PYQ, मेन साइंस राइटिंग, डाउट क्लियर PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फ्री हैं आपके सारी के सारे ये फीचर हैं आपको फ्री में मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में। और इसके लिए आपको बस हमारे जो यूट्यूब चैनल को है उसको सब्सक्राइब कर लेना है और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हम टेलीग्राम पर भी फ्री PDF देते हैं। मैं ये कब नहीं करता हूँ कि आपको बताऊँ ये PDF पैसे दूंगा या वीडियो फ्री में दूंगा, आपको PDF भी फ्री में मिलेगा। फिलहाल अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।